हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफ़ी SCERT बुक से पढ़ रहे थे और आज हम लोग मतलब 4th चैप्टर तक तो कंप्लीट हो चुका है। 5th चैप्टर का आज हम लोग 3rd पार्ट देखेंगे, बिहार कृषि एवं वन संसाधन। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे, कहाँ कहाँ पर कि कृषि का क्या समस्या है, किस तरह से जल संसाधन और ये सब बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले थे। कुआं, ठीक है, यहाँ से पढ़ने वाले थे। बिहार राज्य में कुएं का उपयोग प्राचीन काल से ही होता रहा है, किंतु अब इसका प्रचलन बहुत ही कम हो गया है। अब इसके स्थान पर पंप सेटों का प्रयोग होने लगा है। कुओं से सिंचाई का काम केवल 2% तक रह गया है। फिर भी कुछ मैदानी भागों में सिंचाई के लिए कुएं का प्रतिशत अधिक है। इसमें दरभंगा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण जिला प्रमुख है। दक्षिण के मैदानी भागों में उत्तर के मैदानी भागों से कुएं से सिंचाई का काम अधिक होता है। इसमें नवादा, नालंदा, गया, जहानाबाद प्रमुख जिले हैं। इन जिलों में जल की सतह ऊपर होने के कारण कुओं का निर्माण आसानी से हो पाता है। तो याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर कुओं का यूज़ हो रहा है। दरभंगा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण और दक्षिण के मैदानी भागों में उत्तर के मैदानी भागों से कुएं की सिंचाई का काम अधिक होता है। मतलब देखिए, उत्तर में ज़्यादा नहीं होता क्योंकि दक्षिण के मैदानी भागों में उत्तर के मैदानी भागों से कुएं की सिंचाई का काम अधिक होता है। इसमें नवादा, नालंदा, गया और जहानाबाद प्रमुख है। ठीक है, मतलब दक्षिण में यह काम ज़्यादा होता है। और मतलब मुख्य एरिया याद कर लीजिए, दरभंगा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण। उत्तर में अगर हम बात करें तो और नवादा, नालंदा, गया, जहानाबाद यह प्रमुख है जो दक्षिण में है। ठीक है, इनमें जल का सतह ऊपर होने के कारण कुएं का निर्माण आसानी से हो जाता है। तो केवल एरिया याद रखिएगा, कुआं में कहाँ कहाँ पर हो रहा है। दरभंगा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण और नवादा, नालंदा, गया, जहानाबाद। उसके बाद आते हैं तालाब। ठीक है, तालाबों द्वारा सिंचाई करना और अन्य कार्यों में उपयोग करना हमारे यहाँ की पुरानी पद्धति है। जिस गांव अथवा नगर में नदी नहीं होती वहाँ पूजा पाठ और अन्य धार्मिक संस्कार भी तालाबों के किनारे होते हैं। बिहार का पावन पर्व छठ का अर्घ्य अर्पण भी तालाबों के किनारे किया जाता है। बिहार में 2 प्रकार के तालाबों की सुविधा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मिलती है, जबकि कृत्रिम तालाबों की सुविधा मैदानी भागों में अधिक है। इस भाग में मुलायम मिट्टी। तो तालाबों के बारे में थोड़ा देख लीजिए। तालाब द्वारा सिंचाई करना, अन्य कार्यों में उपयोग करना हमारे यहाँ की पुरानी पद्धति। ठीक है, तो गांव अथवा नगर में जहाँ पर नदी नहीं होते वहाँ पर पूजा पाठ और जितना भी धार्मिक कार्य है वह तालाबों के किनारे होता है। बिहार का पावन पर्व जो है छठ पर्व, उसमें भी जो अर्घ्य अर्पण किया जाता है वह तालाबों के किनारे किया जाता है। बिहार में 2 प्रकार के तालाब की सुविधा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, जबकि कृत्रिम तालाबों की सुविधा मैदानी भागों में अधिक है। तो बिहार में 2 प्रकार के तालाबों की सुविधा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मिलती है और कृत्रिम तालाबों की सुविधा जो है मैदानी भागों में अधिक है। इस भाग में मुलायम मिट्टी के कारण ज़मीन खोदकर तालाब बनाना आसान होता है। यहाँ तालाबों में मछली पालन और मखाने की खेती की जाती है। तो तालाबों में क्या होता है, मछली पालन और मखाने की खेती। भारत में 9% कृषि योग्य भूमि की सिंचाई तालाबों द्वारा की जाती है। तो 9% कृषि योग्य भूमि की सिंचाई जो है वह तालाबों से की जाती है। सिंचाई जो होता है वह तालाबों से की जाती है, किंतु बिहार में तालाबों द्वारा सिंचाई केवल 2.1% ही रह गया है। तालाबों द्वारा सिंचाई से मधुबनी जिले का स्थान प्रथम है, जहाँ 17,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। दूसरे स्थान पर नालंदा है, यहाँ 12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। तो केवल एरिया याद रखिए कौन कौन सा है, मधुबनी जिला और नालंदा जिला। ठीक है, जो कि तालाबों से सिंचित होता है। बाकी 9% जो है तालाबों से सिंचित होता है पूरे भारत में, लेकिन बिहार में यह केवल 2% है। मधुबनी है उसमें और नालंदा है। ठीक है, चलिए, क्या आप जानते हैं, बॉक्स में देखिए। छठ मुख्य रूप से बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक आंचलिक पर्व है। यह बहुत ही पावन पर्व है और अब यह भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह वर्ष में 2 बार संपन्न होता है, एक सर्दिया और दूसरा चैती छठ कहलाता है। ठीक है, तो एक शारदीय छठ है और दूसरा चैती छठ है, जो क्रमशः कार्तिक षष्ठी एवं चैत षष्ठी में आयोजित होता है। तो शारदीय जो है वह कार्तिक षष्ठी में और चैत छठ जो है वह चैत
चैती छठ जो है वह चैत षष्ठी में आयोजित होता है। इस पर्व में पानी में डूबकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। ठीक है, अर्घ्य अर्पित किया जाता है भगवान भास्कर को, मतलब कि सूर्य देवता को। ठीक है, तो यह शारदीय है और दूसरा चैती है। ठीक है, तो शारदीय जो है कार्तिक षष्ठी में और चैती छठ जो है चैत षष्ठी में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए कि तालाबों से तो 9% भारत में 9% मतलब कि सिंचाई होता है, लेकिन बिहार में 2% होता है, वह मधुबनी और नालंदा में। ठीक है, उसके बाद अन्य साधन देखते हैं। सिंचाई के अन्य साधनों में पाइन, आहर, झील, पोखर, कृत्रिम झील, डेकू और मोट आदि है। इनमें पाइन और आहर प्रमुख है। पाइन का प्रयोग ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पानी की कमी हो। इनमें रोहतास, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, पटना जिला प्रमुख है। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पाइन और आहर मुख्य साधन है। अन्य साधनों में पाइन और आहर मुख्य साधन है। पाइन का उपयोग कहाँ पर होता है? जहाँ पानी कम हो। तो रोहतास, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, पटना ये प्रमुख जिला है। ठीक है, उसके बाद नदी घाटी परियोजनाओं में देखते हैं। रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है अपार जल संसाधन का उपयोग के लिए बाढ़ की विभीषिका, सूखे की प्रचंडता को देखते हुए बिहार में बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं का विकास किया गया, जिससे जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, मछली पालन, पेयजल, औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन एवं यातायात का विकास हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई परियोजनाएं बनाई गई। इनमें 3 प्रमुख है: सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो 3 परियोजना बनाया गया है: सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक और कोसी। ठीक है, अन्य परियोजनाओं में देखिए दुर्गावती जलाशय परियोजना, चंदन बहुआ परियोजना, बागमती परियोजना, बरनार जलाशय परियोजना। तो यह जो है इसको याद रखेगा कि अन्य परियोजना कौन सा। पहले तो कोसी, गंडक और सोन, गंडक और कोसी है। ठीक है, उसके बाद अन्य परियोजना में दुर्गावती, चंदना, बागमती, बरनार। ठीक है, दुर्गावती, चंदन, ठीक है, दुर्गावती, चंदन, बागमती, बरनार। ठीक है, तो कोसी नदी परियोजना के बारे में देखते हैं। यह परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका विकास अंग्रेज सरकार ने 1874 में सिंचाई के लिए किया था। इससे डेहरी के पास पूरब और पश्चिम की ओर नहरें निकाली गई। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। इस नहर से पटना, गया जिले की कई नहरों की शाखाएं एवं उपशाखाएं विकसित है। ठीक है, यानी कि जो पूरब और पश्चिम की तरफ निकाला गया, तो इसमें जो पूरब की तरफ है उसमें पटना, गया जिला, इस सब में बहुत सारी उप शाखाएँ और उपशाखाएँ विकसित है, जिससे औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिले की भूमि सिंचाई की जाती है। अब कुल 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है। इससे पहले 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की। इस परियोजना से सूखा प्रभावित क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने से बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है और चावल की खेती होने लगी है। मतलब दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, वहाँ पर ज़्यादा पानी सिंचाई का मिलने लगा है इस नहर के कारण, जिससे चावल की खेती अधिक होने लगी। इस कारण इस क्षेत्र को बिहार का चावल का कटोरा कहते हैं। तो यह जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? चावल का कटोरा कहते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन सा क्षेत्र जो है उससे सिंचाई हो रहा है। वह है पटना, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास। ठीक है, जहानाबाद भी हो सकता है इसमें, लेकिन लिखा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो इस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं। इस बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन के लिए शक्ति गृहों की स्थापना भी की गई है। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए शक्ति गृह लगाया गया। पश्चिम नहर पर डेहरी के पास पश्चिम में जो नहर है उसमें डेहरी के पास लगाया गया 6.6 मेगावाट उत्पादन शक्तिगृह स्थापित किया गया, जिससे 6.6 मेगावाट उत्पादन किया जाता है। वहीं पूरब की नहर शाखा में बारून नामक स्थान पर 3.3 मेगावाट क्षमता वाला शक्तिगृह निर्माण किया गया। तो पश्चिम की तरफ जो है वह डेहरी के पास लगाया गया है और पूरब की तरफ जो है वह बारून नामक स्थान पर लगाया गया है। ठीक है, तो पश्चिम की तरफ जो है वह 6.6 डेहरी के पास, ठीक है, मतलब 6.6 मेगावाट उत्पादन किया जाएगा बिजली का, और पूरब की तरफ जो लगाया गया वह बारून है और बारून नामक स्थान पर 3.3 मेगावाट क्षमता का शक्तिगृह लगाया गया है। इस परियोजना के नवीनीकरण पर विचार किया जा रहा है।
सोन नदी पर इंद्रपुरी के पास एक बांध का निर्माण का प्रस्ताव भी है, जो कि 450 मेगावाट पनबिजली उत्पादन करेगा। तो सोन नदी के लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है इंद्रपुरी, ठीक है। डेहरी के पास से अगर आप देखेंगे तो सोन नदी पर ही इंद्रपुरी डेहरी के पास से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर एक बांध का निर्माण किया जाने का प्रस्ताव है और 450 मेगावाट पनबिजली उत्पादन का लक्ष्य है। तो हम लोग सोन नदी के बारे में इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहली बात तो यह सबसे पुरानी है, प्राचीन है और 1874 में इसको मतलब कि लगाया गया था। दो तरफ है, डेहरी के पास लगाया गया, पूरब और पश्चिम में। पूरब की तरफ जो है उसमें 130 किलोमीटर लंबा है इसके सारे उस शाखा उपशाखा को अगर हम देख लें तो। और इससे जो है इससे गया औरंगाबाद पटना का सिंचाई होता है, जबकि पश्चिम की तरफ जो है उसमें भोजपुर बक्सर रोहतास जहानाबाद ये सब एरिया सिंचाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ जो शक्तिगृह भी जल विद्युत पैदा करने के लिए भी लगाया गया है। तो जल विद्युत जो है पूर्व की तरफ अगर हम देखेंगे तो वहाँ बारून है, जहाँ पर 3.3 मेगावाट क्षमता वाला शक्तिगृह लगाया गया है। जबकि पश्चिम की तरफ अगर हम देखेंगे तो डेहरी के पास लगाया गया है 6.6 मेगावाट क्षमता का उत्पादन करेगा। शक्तिगृह वैसा वाला लगाया गया कि 6.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, ठीक है। उसके बाद सोन नदी पर ही डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर इंद्रपुरी नाम का एक जगह है, जहाँ पर बांध बनाने का निर्माण है, मतलब बांध निर्माण करने का प्रस्ताव है, जो कि 450 मेगावाट पनबिजली उत्पादन का लक्ष्य है। चलिए गंडक नदी परियोजना देखते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की यह संयुक्त परियोजना है। पहली बात तो गंडक नदी परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, जो कि भारत और नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू किया गया। तो गंडक नदी परियोजना के बारे में हम लोग थोड़ी पिछले पार्ट में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। तो भारत और नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू किया गया, ठीक है। इस परियोजना द्वारा बिजली, सिंचाई तथा जल की आपूर्ति नेपाल को भी की जाती है। इस परियोजना के निर्माण के लिए भैंसालोटन नामक स्थान पर नदी के आर पार 743 मीटर लंबा अवरोधक बांध बनाकर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। इस जलाशय से 2 मुख्य नहरें निकाली गई है, पश्चिमी प्रमुख नहर और पूर्वी प्रमुख नहर। एक पश्चिम में है, एक पूर्व में है, ठीक है। तो पश्चिम में जो है उसको तिरहुत नहर कहते हैं, ठीक है, जिससे कि उससे सारण जिले गोपाल सारण सिवान का पश्चिम में जो नहर है उसको तिरहुत नहर कहते हैं, ठीक है। जिससे कि गोपालगंज, सारण और सिवान ये सिंचाई किया जाता है, जबकि वाल्मीकि के पूरब में जो है उसको सारण नहर कहा जाता है, ठीक है। नहीं, एक मिनट, चलिए ठीक है, इसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। इस जलाशय के 2 मुख्य नहरें निकालेंगी, पश्चिम प्रमुख नहर और पूर्वी प्रमुख नहर, ठीक है। यह नहर प्रणाली द्वारा बिहार के 3 पश्चिमी जिला गोपालगंज, सारण, सिवान का लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। वाल्मीकि के पूर्वी भाग में पूर्वी मुख्य नहर निकाली गई, इसको तिरहुत नहर भी कहते हैं। और यह गंडक नदी के समानांतर है। इसकी कई उपशाखाएं हैं। इन नहरों द्वारा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा समस्तीपुर जिलों का सिंचाई किया जाता है। इस परियोजना द्वारा वाल्मीकि नहर थोड़ा सा पूरब हटकर ऊपर की ओर गिरते हुए जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। इससे नेपाल को जल विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो एक बारी ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया, फिर से देखते हैं। सबसे पहले तो गंडक नदी घाटी परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और बिहार का एक संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास बनाया जा रहा है, ठीक है। इस परियोजना द्वारा बिजली भी, सिंचाई और जल की आपूर्ति नेपाल को भी की जाती है, ठीक है। इससे जो बनता है बिजली, सिंचाई और जल की आपूर्ति जो होती है नेपाल को भी किया जाता है। इस परियोजना के निर्माण के लिए भैंसालोटन नामक स्थान पर नदी के आर पार 743 मीटर लंबा अवरोधक बांध बनाकर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया, ठीक है। तो भैंसालोटन के पास इसको बनाया गया है, इस बांध को, जो कि 743 मीटर लंबा बांध है, जो कि वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया, उसको कहते हैं वाल्मीकि जलाशय, जहाँ पर इसको बनाया गया। इस जलाशय की 2 प्रमुख नहरें निकाले गए, एक पश्चिमी प्रमुख नहर है, एक पूर्वी प्रमुख नहर है, ठीक है। तो जो इस नहर की प्रणाली द्वारा बिहार के 3 पश्चिम जिला गोपालगंज,
पश्चिमी नहर है और पूर्वी नहर है, ठीक है। तो इस नहर प्रणाली द्वारा बिहार के 3 पश्चिम जिलों गोपालगंज, सारण और सिवान का लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई किया जाता है। वाल्मीकि के पूर्वी भाग में पूर्वी मुख्य नहर निकाली गई है, जिसे तिरहुत नहर भी कहा जाता है। यह गंडक नदी के समानांतर है। इसकी कई उपशाखाएं हैं और इन नहरों द्वारा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर जिले की लगभग 4-5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 2 नहर है पूरब और पश्चिम में, ठीक है। तो जो पश्चिम भाग में है नहर, ठीक है, उससे गोपालगंज, सारण और सिवान को सिंचाई किया जाता है। लेकिन जो पूरब की तरफ है उसे तिरहुत नहर भी कहते हैं और इससे यह गंडक के समानांतर चलती है और इससे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर जिले का भूमि सिंचाई किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन बस इतना ही है, एक पूरब की तरफ है, एक पश्चिम की तरफ है। जो पश्चिम की तरफ है उससे गोपालगंज, सारण और सिवान का सिंचाई किया जाता है, ठीक है। जो पूर्वी भाग है उसको तिरहुत नहर भी कहा जाता है और उससे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर जिला की सिंचाई की जाती है। जो उधर पश्चिम की तरफ जो है उसमें गोपालगंज, सारण और सिवान, याद रखिएगा। पश्चिम की तरफ जो नहर है उससे गोपालगंज, सारण और सिवान, ठीक है। जो पूरब की तरफ है उसको तिरहुत नहर भी कहते हैं और यह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर जिलों का भूमि सिंचाई किया जाता है, ठीक है। इस परियोजना द्वारा वाल्मीकि नगर से थोड़ा पूरब हटकर ऊपर से गिरते हुए जल से इस परियोजना द्वारा वाल्मीकि नहर से थोड़ा पूरब हटकर, वाल्मीकि नगर से थोड़ा सा पूरब हटके ऊपर से गिरते हुए जल से जल विद्युत, मतलब इसमें से जल विद्युत भी पैदा किया जाता है जिसका कि नेपाल को आपूर्ति किया जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखिए, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, मेरे ख्याल से याद रहा होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कोसी नदी परियोजना पे, ठीक है। इस परियोजना की कल्पना 1896 में किया गया। सोन नदी परियोजना की बात है 1874, ठीक है। तो सबसे पुराना था। और कोसी नदी, तो अभी हम लोग गंडक नदी परियोजना पढ़े, अब हम लोग कोसी नदी परियोजना पढ़े जो कि 1896 में किया गया, किंतु वास्तविक रूप 1955 से कार्य करना प्रारंभ किया। तो देखिए बन कब गया था, लगभग 59 साल बाद काम करना शुरू किया। फिर 1896 में इस परियोजना की कल्पना की गई थी, लेकिन वास्तविक रूप से काम कब हुआ, 1955 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। यह परियोजना नेपाल सरकार, भारत सरकार, बिहार राज्य की सामूहिक प्रयास का फल है, ठीक है। नेपाल सरकार भी भारत सरकार तथा बिहार राज्य का सामूहिक प्रयास का फल। इसका मुख्य उद्देश्य नदी के बदलते मार्ग को रोकना है, ठीक है। यह कोसी परियोजना का मुख्य काम क्या है कि इसको बनाने का उद्देश्य यही कि यह मार्ग जो बदलते रहते कोसी नदी उसको रोकना है। उपजाऊ भूमि की बर्बादी पर नियंत्रण, भयानक बाढ़ से क्षति पर रोकना, जल से सिंचाई का विकास, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, नौकारोहण एवं पर्यावरण पर नियंत्रण आदि है। इस परियोजना को कई चरणों में पूरा किया गया है। पहले चरण में मार्ग परिवर्तित पर नियंत्रण, तो सबसे पहले तो ये जो कोसी नदी मार्ग जो बहुत ज़्यादा परिवर्तन करती रहती है उस पर काम किया गया है कि मार्ग परिवर्तन पर नियंत्रण करना। फिर बिहार नेपाल सीमा पर स्थित हनुमान नगर स्थित बैराज का निर्माण, तो बिहार नेपाल की सीमा पर जो हनुमान नगर है वहाँ पर बैराज का निर्माण किया गया। बाढ़ के नियंत्रण के लिए दोनों ओर तटबंध का निर्माण किया गया, ठीक है। सबसे पहले चरण में क्या हुआ कि मार्ग परिवर्तन पर नियंत्रण किया गया, मार्ग जो बार बार बदलते रहती है। नेपाल बिहार सीमा पर स्थित हनुमान नगर स्थित बैराज का निर्माण किया गया। उसके बाद बाढ़ नियंत्रण के लिए दोनों ओर तटबंध का निर्माण किया। पूर्वी और पश्चिमी कोसी नहर एवं उसकी शाखाओं का निर्माण सम्मिलित किया गया। इसी क्रम में नदी के दोनों ओर 240 किलोमीटर लंबे बाढ़ नियंत्रण बांध का निर्माण किया गया। पूर्वी नहर इसकी 4 प्रमुख शाखाएं सहायक नहरों द्वारा लगभग 14 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई योजना है। तो इससे पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया जिला सिंचाई होती है। तो ये पूर्वी नहर जो है इससे कौन कौन सा एरिया सिंचाई होता है, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, ठीक है। पूर्वी नहर को और भी विस्तृत किया गया है। इसकी एक शाखा ताजपुर नहर निकाली गई है। पश्चिमी नहर से कई उप नहरें हैं। पश्चिमी नहर का लगभग 35 किलोमीटर क्षेत्र नेपाल में पड़ता है और शेष भाग मधुबनी, दरभंगा जिलों में पड़ता है।
कोसी बैराज इतना मीटर लंबा है और 1963 में बनकर तैयार हुआ है। उसके बाद ये पहला नहर हम लोग पहला जो मतलब चरण था वो हम लोग देख लिए। अब दूसरा चरण देखते हैं। दूसरे चरण में इस परियोजना द्वारा जब विद्युत संबंधी कार्य संपन्न हुए और पूर्वी कोसी नहर पर शक्तिगृह 20,000 किलोवाट क्षमता वाला एक जल विद्युत शक्तिगृह का निर्माण किया गया। तो दूसरे चरण में क्या हुआ कि शक्तिगृह लगाया गया, 20,000 किलोवाट क्षमता वाला शक्तिगृह लगाया गया। ठीक है, तो कोसी परियोजना को एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले यह 1896 में इसकी कल्पना की गई थी, लेकिन कब काम करना शुरू किया? 1955 में। ठीक है, और इसको बनाने का बहुत सारा कारण था। पहला था कि यह भयानक बाढ़ और जल विद्युत पैदा करना, ये तो ठीक था ही। उसके बाद जो मतलब कि ये बदल जो देता है रास्ता, वो सब के लिए उसको मतलब कि काम करने के लिए कि वो बार बार जो मार्ग परिवर्तन करता है उसके लिए। तो पहले चरण में यही हुआ कि मार्ग परिवर्तन पर नियंत्रण, बिहार और नेपाल की सीमा पर स्थित हनुमान नगर पर एक बैराज का निर्माण किया गया। और उसके बाद फिर बाढ़ नियंत्रण के लिए दोनों ओर तटबंध का निर्माण किया गया। पूर्व एवं पश्चिम कोसी नहर और उसकी शाखाओं का निर्माण किया गया। पूरब में और पश्चिम में दोनों तरफ जो नहर है उसकी शाखाओं का निर्माण किया गया। इसी क्रम में नदी के दोनों ओर 240 किलोमीटर लंबे बाढ़ नियंत्रण बांध का भी निर्माण हुआ। पूर्वी नहर जो है, इससे 4 प्रमुख सहायक नहर निकाला गया है। ठीक है, और इससे पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिलों में सिंचाई होता है। पूर्वी नहर को और विस्तृत किया जा रहा है, जो कि ताजपुर नहर निकाली जा रही है। पश्चिमी नहर से कई उप नहरें निकली हुई है और इससे मुख्य तौर पर मधुबनी और इसका कुछ किलोमीटर, कुछ भाग तो नेपाल के पास है, लेकिन इसमें मधुबनी और दरभंगा जिला सिंचाई किया जाता है। ठीक है, कोसी बैराज जो है 1963 में बनकर तैयार हुआ। ये इतना ज़रूरी नहीं है, तो बस आप इतना याद रखिए कि जो पूर्व की तरफ है और पश्चिम की तरफ है वही याद रखिए। पहले चरण में क्या हुआ, जो मार्ग परिवर्तन करता था उसको नियंत्रित किया गया। बिहार नेपाल की सीमा पर स्थित हनुमान नगर जो है वहाँ पर एक बैराज बनाया गया और दोनों तरफ तटबंध बनाया गया। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण के लिए दोनों ओर तटबंध का निर्माण किया गया। उसके बाद पूरब और पश्चिम दोनों तरफ नहर बनाया गया और पूरब की तरफ जो नहर है उसकी बहुत सारे सहायक नहरें हैं, यानी उप शाखाएँ हैं, जिससे पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया जिले को सिंचाई किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो पश्चिम की तरफ है उससे दरभंगा और मधुबनी जिले को सिंचाई की मतलब मधुबनी जिले में सिंचाई होता है और 35 किलोमीटर क्षेत्र जो है नेपाल में पड़ता है। ठीक है, यह पहला चरण था। दूसरा चरण में शक्तिगृह लगाया गया है। शक्तिगृह लगाया गया 20,000 किलोवाट क्षमता वाला एक शक्तिगृह लगाया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, इसमें बहुत सारा कुछ था। चलिए, तो हम लोग कुआं से शुरू किए थे इसमें। ठीक है, तो कुआं में क्या था? कुआं में कुछ ऐसा खास था नहीं। दरभंगा, मधुबनी और पश्चिमी चंपारण में के जिला जो है वहाँ पर कुएं से सिंचाई किया जाता है। उसके बाद जो दक्षिण का इलाका है, नवादा, नालंदा, गया, जहानाबाद प्रमुख जिले हैं जिससे कुआं से सिंचाई किया जाता है। तो एरिया याद रखिएगा, दरभंगा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, नवादा, नालंदा, गया और जहानाबाद। ठीक है, उसका तालाब द्वारा सिंचाई कहाँ पर किया जाता है? तो तालाब द्वारा सिंचाई जो है वह पूरे भारत में 9% किया जाता है, लेकिन बिहार में केवल 2% ही होता है, जिसमें मधुबनी और दूसरे स्थान पर नालंदा है। पहले स्थान पर मधुबनी और दूसरे स्थान पर नालंदा है। ठीक है, उसके बाद छठ के बारे में हम लोग देखे थे कि शारदिया और चैती छठ होता है। शारदिया जो होता है कार्तिक षष्ठी में होता है, जबकि चैती छठ जो है चैत षष्ठी में होता है। उसके बाद अन्य सिंचाई के साधन में जो पाइन और अहर था वह सबसे ज़्यादा प्रमुख था। नदी घाटी परियोजना में सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना के बारे में देखे थे। उसके अलावा दुर्गावती, चंदन, बागमती और बरनार है। ठीक है, तो सोन नदी के बारे में अगर हम देखें तो यह सबसे पुराना है, 1874 में बना है। डेहरी के पास बनाया गया है। पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से नहर निकाली गई है। पूरब के तरफ जो है वह 130 किलोमीटर है और इसमें क्या बोलते हैं, जो गया, पटना और औरंगाबाद जिला को सिंचाई होता है। और पश्चिम की तरफ जो है उससे भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिले की सिंचाई होती है। ठीक है, उसके बाद इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? चावल का कटोरा कहते हैं।
चावल का कटोरा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर शक्ति ग्रहों को भी लगाया गया है, शक्ति गृह लगाया गया है। तो पश्चिम की तरफ जो है डेहरी के पास लगाया गया है, जहाँ से 6.6 मेगावाट क्षमता उत्पादन किया जाता है बिजली का। और पूरब की तरफ जो है बारून नामक स्थान पर लगाया गया है, जिसमें 3.3 मेगावाट क्षमता वाला शक्ति गृह का निर्माण किया गया। सोन नदी से मतलब डेहरी के पास से इंद्रपुरी, डेहरी के पास से 10 किलोमीटर दूर इंद्रपुरी के पास एक बांध का निर्माण का प्रस्ताव भी है, जिससे 450 मेगावाट पनबिजली उत्पादन का लक्ष्य है। ठीक है। उसके बाद आता है गंडक नदी परियोजना। ठीक है। गंडक नदी परियोजना में पहली बात तो यह उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की संयुक्त परियोजना है, और इसमें भारत और नेपाल सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू किया गया। इस परियोजना में बिजली, सिंचाई, जल आपूर्ति जितना भी होगा वह नेपाल के साथ भी साझा किया जाता है। इस परियोजना का निर्माण भैंसा लोटन नामक स्थान पर किया गया है। नदी के आर पार 743 लंबा मीटर एक बांध बनाया गया है। वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया। ठीक है। इससे दोनों तरफ से, पश्चिम और पूरब दोनों तरफ से नहर निकाली गई है, और जो नहर प्रणाली द्वारा बिहार के जो पश्चिम तरफ का है उसमें से गोपालगंज, सारण और सिवान जिले को सिंचाई किया जाता है, और जो पूरब का भाग है उससे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, ये सब इलाका सिंचाई किया जाता है। उसके बाद ठीक है। उसके बाद हम लोग कोसी परियोजना अगर हम देखें तो यह 1896 में इसकी कल्पना की गई थी, लेकिन यह काम करना शुरू किया 1955 में। ठीक है। इस परियोजना को बनाने का बहुत सारा कारण था। उसके बाद पहले चरण में इसमें मार्ग परिवर्तन पर नियंत्रण किया गया। बिहार नेपाल सीमा पर स्थित हनुमान नगर के पास एक बैराज बनाया गया, और बाढ़ नियंत्रण के लिए दोनों तरफ तटबंध का निर्माण किया गया। पूरब और पश्चिम दोनों शाखाओं में इधर भी है नहर। ठीक है। तो पूरब के तरफ जो है उससे पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा और अररिया ज़िले को सिंचाई किया जाता है, जबकि पश्चिम की तरफ जो है उससे दरभंगा और मधुबनी का सिंचाई किया जाता है। और नेपाल उसका 35% नेपाल में उसका 35% भाग जो है नेपाल में पड़ता है। ठीक है। और दूसरे चरण में क्या हुआ, शक्ति ग्रह लगाया गया, 20,000 किलोवाट क्षमता वाला शक्ति ग्रह लगाया गया। ठीक है। तो यह चैप्टर तो अभी चलेगा, एक और पार्ट, 1 या 2 पार्ट बनेगा, मतलब इसमें बहुत सारा पार्ट है। ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें बहुत भी लंबा चलेगा ये चैप्टर, तो इसका अभी हम लोग तीसरा पार्ट है ये। ठीक है। तो आप जाके बाकी पार्ट को भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है। थैंक यू।